Good morning, children. Today we will continue the chapter sound. Noise and music. As you know, when an object vibrates, it makes the adjacent air molecules vibrate with the same frequency. अगर हम कोई चीज़ को वाइब्रेट करते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स एयर से टकराते हैं और वो उसी सेम फ्रीक्वेंसी के होते हैं. These in turn transfer their vibration to the other molecules and so on. और इस तरीके से ये वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल एक दूसरे से ट्रांसफ़र होते हैं टकरा के. Thus the vibration travels all around us from the vibrating object. और इस तरीके से वो पूरे माध्यम में आगे की तरफ बढ़ता है वाइब्रेशन के थ्रू. This is the similar as the way do the ripples produce in water by. जिस तरीके से हम पानी में एक पत्थर डालते हैं और उसकी तरंगे लहरें आगे की तरफ बढ़ती हैं, उसी तरीके से हवा में भी साउंड के मॉलिक्यूल्स आगे की तरफ एक दूसरे से टकरा करके बढ़ते हैं. So, some sound which is produced and which is not like our ear, and this type of unpleasant sounds are called noise. और कुछ ऐसे साउंड्स जिनको कि हमारे कान में सुनने में अच्छा नहीं लगता और उनसे हमारे इरिटेशन पैदा होता है, और इस तरह के साउंड को हम लोग नॉइज़ के नाम से जानते हैं. So the noise is an unpleasant sound that often produce an irritating effect on us. Okay. और कुछ ऐसे साउंड हैं जिनको कि सुनते हैं हम इंजॉय करते हैं और जो कि सुनने में अच्छे लगते हैं, लाइक म्यूज़िकल साउंड्स और सितार, ड्रम, फ्लूट्स और हारमोनियम, विच इज़ नोन एज प्लेजेंट साउंड. Noise pollution. Noise pollution is one of the most unwanted gift that the modern civilization that presented mankind with. और आजकल जो अर्बनाइजेशन के कारण जो हमारे पोल्यूशन होता है, अत्यधिक आवाज़ के कारण, अत्यधिक ध्वनि के कारण, और इनको हम लोग नॉइज़ पोल्यूशन के नाम से जानते हैं, जिससे हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूटेड हो रहा है. Doctors and all other the health experts tell us that noise is a health hazard for us. और इस तरह की जो ध्वनि है वो हमारे सेहत के लिए खतरनाक है. Due to the noise pollution, lacks of the sleep, hypertension और इस तरह से कई तरह की परेशानियां और बीमारियां होती हैं का कारण होती है नॉइज़ पोल्यूशन, जैसे हाइपरटेंशन, नींद ना आना और दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स इन ध्वनि प्रदूषण के कारण जुटी होती हैं. A person who is exposed to a loud sound continuously may be temporary or even permanent impairment of hearing. और अगर कोई एक व्यक्ति को जो लगातार इस तरह के साउंड में रहता है, उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है. हियरिंग इम्पेयरमेंट मीन्स द लॉस ऑफ हियरिंग एबिलिटी, सुनने की क्षमता कम हो जाना या ख़त्म हो जाना. The loudness of a sound is measured in decibel. और साउंड को नापने का जो माध्यम है वो डेसिबल है, जिसको हम लोग डीबी के नाम से जानते हैं. वेरी लाउड साउंड विच इज़ बिटवीन 140 to 150 decibel, like the sound which is produced by the jet plane, and a noise level that is 120 to 140 dB are not uncommon in a rock concert. और ये मतलब इस तरह की जो है हमको कंसर्ट में सुनाई पड़ते हैं किसी म्यूजिक. आर हार्ट कैन इवन, और इस तरह के भी हमारे नाक कान को नुकसान पहुंचा सकते हैं. जबकि नॉइस लेवल जो होता है 18 to 90 डेसिबल्स होते हैं, वो फैक्ट्री और बिजी स्ट्रीट में सुनाई पड़ती है, और वो भी हमारे हेयरिंग प्रॉब्लम को कान को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है.
हाउ टू रिड्यूस द नॉइज़ पोल्यूशन, हम नॉइज़ पोल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिक जनरेट या ऐसे नॉइज़ी एरिया हैं और तो फिर भी एक उसको उनको किसी ऐसा एक्यूपाइड apparatus के थ्रू उनकी लाउडनेस को कम किया जा सकता है। तेज़ म्यूज़िक जो कार में या और चलती है उनको बैन किया जाना चाहिए। लाउड स्पीकर पार्टीज़ या उनमें भी बैन होना चाहिए। और फैक्ट्रीज़ में जो ऐसे एरिया में लोकेट करना चाहिए जहाँ पर कि लोग कम रहते हों, रेसिडेंशियल एरिया में नहीं होना चाहिए। और रेसिडेंशियल एरिया को एयरपोर्ट से दूर होना चाहिए। हियरिंग इम्प्लीमेंट एज बिफोर, इससे पहले जैसे मैंने बताया था, द लॉस ऑफ हियरिंग एबिलिटी ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड द हियरिंग इम्पेयरमेंट। मतलब जो इंसान अपने सुनने की क्षमता को खो देता है उसको हम लोग हियरिंग इम्पेयरमेंट के नाम से जानते हैं। और ये प्रॉब्लम तब होती है जैसे उम्र बढ़ती है या कुछ इंजरी होती है या कोई उसको डिजीज़ होती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसके कारण वो अपने कान की सुनने की क्षमता को कम कर देता है। या सम पीपल सफ़र फ्रॉम द हियरिंग इम्पेयरमेंट ऑफ द, कुछ लोग जन्मजात ये प्रॉब्लम होती है और कुछ लोगों को जो होती है वो समझ में नहीं आता जिनके कारण उनको हियरिंग लैंग्वेज या उस तरह की लैंग्वेज समझना पड़ता है। हाउ साउंड ट्रेवल, साउंड कैसे ट्रेवल करता है। द साउंड प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग वॉइड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड जो होता है वो एनर्जी के फॉर्म में ट्रेवल करता है किसी वाइब्रेटिंग बॉडी के थ्रू। द वाइब्रेटिंग बॉडी ट्रांसफर्स द एनर्जी बाय द सराउंडिंग एयर, और इस तरह के जो वाइब्रेटिंग बॉडी है वो अपनी एनर्जी को अपने आसपास के वातावरण में पहुंचाती है। और starting these molecules pass on the vibrations of the neighbors, और इस तरीके से ये एनर्जी के जो मॉलिक्यूल हैं जो वाइब्रेटिंग बॉडी से निकल रहे हैं वो अपने और आसपास के मॉलिक्यूल्स तक पहुंचाने लगते हैं एक के बाद एक करके। और इस तरीके से ऑल डायरेक्शन में जो ये साउंड है वो प्रोड्यूस होने लगता है। साउंड नीड अ मीडियम टू ट्रेवल, साउंड को चलने के लिए या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। साउंड ट्रेवल्स बिकम द वाइब्रेटिंग बस पासेस थ्रू द वाइब्रेशन ऑन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, कोई साउंड तभी आगे की तरफ बढ़ता है जब उसको एक सराउंडिंग मीडियम्स मिलता है जिसमें उसके वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स आगे बढ़ें या उनसे वो टकरा करके आगे बढ़ें। इफ़ देयर इज़ नो मॉलिक्यूल्स, अगर कोई भी ऐसे सराउंडिंग मीडियम नहीं मौजूद है, उपस्थित है, तो उसके जो साउंड जो है वो ट्रेवल नहीं करेगा। साउंड ऑफ द स्पीड, साउंड ऑफ द स्पीड जो होती है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। सबसे अधिक ये सॉलिड में पाई जाती है। एज यू नो द लाइट ट्रेवल्स, जबकि पता है कि लाइट सबसे ज़्यादा ट्रेवल करती है, सबसे तेज़ ट्रेवल करती है। साउंड जो होता है वो 340 मीटर पर सेकेंड हवा में होता है, जबकि पानी में ये it travels much faster 1.5 किलोमीटर थ्रू द वाटर। ये सॉलिड में सबसे ज़्यादा तेज़ी से ये इसकी गति होती है। दिस इज़ बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड क्लोजर इन सॉलिड, सॉलिड में मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं और ये एनर्जी को जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र करते हैं इन कंपैरिजन टू एयर और वाटर। एंड द नेक्स्ट इज हाउ ह्यूमन how does the human ear perceived sound, साउंड कैसे हमारे ह्यूमन के कान सुनते हैं। सबसे पहले कान की हमारी बनावट क्या होती है, उनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं। द ईयर हैव द थ्री मेन पार्ट्स एंड द फर्स्ट इज आउटर ईयर, सेकेंड मिडिल ईयर एंड द थर्ड इज इनर ईयर। अगर हम आउटर ईयर की बात करें तो ये जस्ट लाइक अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज पिना। इट इज़ कनेक्टेड टू द ईयर कैनल, ये ईयर कैनल से जुड़ा होता है और इसी के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको कि हम लोग ईयर ड्रम के नाम से जानते हैं। मिडिल ईयर, इट कंसिस्ट ऑफ द थ्री टाइनी बोन्स, मिडिल ईयर में तीन छोटी बोन्स होती हैं,
हैमर, एनविल्स और स्ट्रिपेज। और वेयर वन एंड ऑफ द कनेक्टेड, जो जिसका एक हिस्सा एयर ड्रम से कनेक्ट होता है और इसका दूसरा हिस्सा इनर ईयर से कनेक्ट होता है। इनर ईयर इट कंसिस्ट ऑफ अ कोलेलिया विच इज फिल्ड विद अ फ्लूइड, इसमें एक फ्लूइड भरा होता है एंड हैज़ द स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके अंदर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसमें। द पिना कलेक्ट द साउंड, और जिसका आउटर ईयर में जो पिन्ना होते हैं वो साउंड को कलेक्ट करती हैं और ये अंदर की तरफ कैनल से अंदर की तरफ भेजता है। और यहाँ पर जो साउंड होता है वो स्ट्रिक्स या ड्रम पर टकराता है और उसको वाइब्रेट करता है। दीज वाइब्रेशंस आर पास्ड ऑन टू द 3 बोन्स इन द मिडिल ईयर, और उसके बाद ये जो साउंड है वो आगे जो बोन है, 3 तरह की बोन है, उनसे जा कर के टकराता है और वाइब्रेट करता है। और उसके बाद ये वाइब्रेशंस जो होते हैं वो कोलिकिया रिसीव करता है और इसको जो है ब्रेन में ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू पहुंचा देता है। What we and the other animals hear, we can hear only, और हम खाली ऐसे साउंड को सुन सकते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। साउंड्स इज अ फ्रीक्वेंसी बिलो द 20 हर्ट्ज और कॉल्ड द इंफ्रासोनिक साउंड। जो 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी वाली तरंगे होती हैं उनको हम लोग इंफ्रासोनिक के नाम से जानते हैं, और जबकि उससे अधिक वाले होते हैं उनको हम लोग अल्ट्रासोनिक के नाम से जानते हैं। और मनुष्य जो है वो 20 to 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनियों को सुन सकता है। द रेंज ऑफ द साउंड प्रोड्यूस एंड द हियरिंग बाय द RNL, और अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग साउंड को सुनने की क्षमता होती है। डॉग्स, कैट्स, मंकीज एंड द बैट्स आर द सम एनिमल्स विच कैन हियर्स द अल्ट्रासोनिक, ये इस तरह के जानवर अल्ट्रासोनिक वेव्स को सुनने की क्षमता रखते हैं। जबकि डॉल्फिन है, जबकि पोर्पोइसेस और जो व्हेल्स जो होती हैं वो इंफ्रासोनिक साउंड को एंड मेक द, नहीं सॉरी, डॉल्फिन, पोर्पोइसेस और जो व्हेल्स होती हैं ये अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन बनाती हैं और इनकी लो फ्रीक्वेंसी के साउंड को सुन लेती हैं ये। ओके और कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो स्नेक्स और इस तरह के जो होते हैं वो इंफ्रासोनिक साउंड होते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जिस तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट करती है उसी तरीके से साउंड में भी ये क्षमता होती है और वो रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसको कि जब हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के नाम से जानते हैं। इको, यू मे हैव द इकोज फॉर द लॉन्गर कॉरिडोर्स, अगर हम बहुत लंबे कॉरिडोर्स में या खाली जगह पर बोलते हैं तो हमें अपनी साउंड पलट कर सुनाई पड़ती है, इन्हीं को हम लोग इकोज के नाम से जानते हैं। इकोज आर द रिफ्लेक्टेड साउंड, ये रिफ्लेक्टेड साउंड होता है। और ये रिफ्लेक्शन साउंड का चारों तरफ होता है, जिसको कि हम लोग इको साउंड के नाम से जानते हैं या इको के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग बात करें कि साउंड की जो स्पीड होती है वो 340 किलोमीटर पर सेकंड होती है, और ये जो जाती है किसी चीज़ से टकराती है और टकरा करके वापस आती है, जिसको कि हम लोग इको के साउंड नाम से जानते हैं। अगर हम लोग बात करें एप्लीकेशन ऑफ इकोज, इकोज के क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं। डॉक्टर यूज इकोज टू गेट अ पिक्चर ऑफ द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, और डॉक्टर्स जो होते हैं वो इस तरह का यूज़ करते हैं ताकि वो इसके इंटरनल पिक्चर को समझ सके, ह्यूमन बॉडी के अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं या उनके सिस्टम होते हैं उनको समझने के लिए। अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस डाले जाते हैं और जिनको हम लोग इको कार्डियोग्राफी के नाम से जानते हैं, जो हार्ट की इको कार्डियोग्राफी होती है। अल्ट्रासोनोग्राफी भी जो इसी के अंतर्गत आता है। इकोज आर यूज टू लोकेट द अंडर वाटर ऑब्जेक्ट, और ये पानी के अंदर या समुद्र की सतह को नापने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है और इसकी मदद से हम लोग इसको नापने की गहराई